हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक पाठक क्लासेस पे स्वागत है। आप लोग बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आप सभी सीए इंटर और सीए में इंटर के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक रिवीजन लेकर आया हूँ टाइम ऑफ सप्लाई की। जीएसटी का जो आपका सिलेबस है उसका एक छोटा सा चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। रेगुलर क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को रिवीजन की इसकी ज़रूरत है, तो एक बार मैंने कोशिश की कि मैं ये रिवाइज आप लोगों को करवाऊं। तो बेटा क्या होता है कि जीएसटी के अंदर जब जीएसटी आया 2017 में 1 जुलाई को, तो एक्ट ने हमें कई सारी चीजें बताई। एक्ट ने ये बताया कि भाई आप पे सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, तो ये बताया एक चैप्टर में। चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि सीए इंटर के सिलेबस में बिल्कुल नया नया आया हुआ है। ठीक है, किस वैल्यू पे असेसीज जो है वो टैक्सेशन देंगे, तो इसके लिए वैल्यू का पूरा चैप्टर आया। आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 15। अब जीएसटी एक्ट ने ये वाली बात भी बताई कि जब भी सेल और परचेज होती है, तो यहां पर सेलर और बायर जब होते हैं, तो भाई बायर ने सेलर को एक ऑर्डर दिया सामान का, तो सेलर ने सामान की डिलीवरी किसी और डेट पे की होगी। सामान सेलर के गोडाउन से या उसकी दुकान से निकला किसी और डेट पे होगा, और इनवॉइस भी किसी और डेट पर जारी की गई होगी। तो यहां पर टैक्स देने वाले जो है वो कंफ्यूज थे कि सर हम इनवॉइस वाली डेट को पकड़े, इनवॉइस वाली डेट के अलावा क्या हम जिस दिन हमने माल की डिलीवरी करी है वो वाली डेट को पकड़े। तो ये कंफ्यूजन थी। ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये चैप्टर आया टाइम ऑफ सप्लाई, जहां पर जीएसटी एक्ट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में अगर आप किसी गुड्स को बेच रहे हो तो सेक्शन नंबर 12 बताया, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो सेक्शन नंबर 13 बताया। बताया क्या कि क्योंकि मल्टीपल डेज जो है वो आ जाते हैं जब भी कोई सेलर बायर को कोई सामान की डिलीवरी कर रहा होता है, सामान बेच रहा होता है, तो किसी दिन इनवॉइस जारी होता है, किसी दिन पेमेंट आती है, किसी दिन डिलीवरी होती है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ये वाला चैप्टर लेकर आए। इस चैप्टर में आपको सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 बताया गया। 12 गुड्स के लिए और सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए। क्लियर? तो अब मैं आपका शुरू करता हूं रिवीजन। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12 एंड 13। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, और यहां पर ये गुड्स को काटकर आपको सर्विसेज कर देना है। क्लियर है? तो जिसको भी मेरी ये पीडीएफ चाहिए, वैसे मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ भेज दी है, और किसी को अगर चाहिए तो मेरा नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड चेंज, यहां पर फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज या आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, मतलब यहां रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा। जनरली फॉरवर्ड चार्ज की स्कीम है, सेलर ने बायर को दी है। क्लियर है? तो आईटीसी कौन क्लेम करता है? यहां पर ये सेलर करता है। और बायर मान लो रिटेलर है, बायर ने कस्टमर को दी, ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, तो इस समय पर ये वाला बंदा आईटीसी चार्ज करेगा। तो ये सारा स्कीम कब होता है? फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। क्लियर है? तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको गुड्स की बात करूंगा, पहले गुड्स खत्म करेंगे, फिर हम सर्विसेज पे जाने वाले। तो टाइम ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट ने ये बोला, आप मानेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या बोला, हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे क्या? एक तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और एक है इनवॉइस को इश्यू करने के लिए जो भी एक लास्ट डेट प्रेस्क्राइब की हुई है। क्लियर? तो आप भी सोच रहे होगे सर ये आपने ऊपर वाला टॉपिक जो है वो छुड़वा कर डी सीधा सीधा यहां पर डायरेक्टली धावा बोला, तो ऐसा क्यों? उसका रीजन है, गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपका डेट ऑफ इनवॉइस
और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब जीएसटी एक्ट ने इस चैप्टर में एक सेक्शन दिया है, सेक्शन नंबर 31(1) और सेक्शन नंबर 31(2). सेक्शन नंबर 31 में उन्होंने इनवॉइस को जारी करने की लास्ट डेट बताई हुई है गुड्स से रिगार्डिंग। और अगर आप 31(2) की बात करें तो जब आप सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज में इनवॉइस जारी करने की लास्ट डेट बता रखी है। लास्ट डेट का मतलब क्या है कि देखो, जनरली जो सप्लायर है वो अपने इनवॉइस डिलीवरी के आसपास, पेमेंट के आसपास जारी कर देता है, लेकिन मान लो कि सप्लायर ने इनवॉइस ही जारी नहीं किया तो एक तारीख बता दी गवर्नमेंट ने कि उस तारीख को हम मान लेंगे कि आपका इनवॉइस जारी लास्ट डेट पे हो गया है। और वेल, एग्जांपल देता हूं मैं। अभी आपको सेक्शन नंबर 31 और 32 दोनों के बारे में बताऊंगा। 31(1) गुड्स से रिलेटेड है, 31(2) किससे रिलेटेड है? सर्विसेज से रिलेटेड। तो यहां पर क्या कह रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में हम मान लेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ऑल वेल, तो सबसे पहले मैं आपको ये लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वाला यानी कि 31(1) थोड़ा सा समझा देता हूं। तो इन्होंने 31(1) बताया, नॉर्मल केस सेक्शन 31(1) है ये, और ये है सेक्शन 31(2), और ये सर्विसेज के केस में है, ये नॉर्मल केस है मतलब गुड्स के केस में। ऑल वेल, ध्यान से सुनना बेटे। कह रहा एज पर सेक्शन 31(1) ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ removal of goods for supply to the recipient where the supply involve movement of goods or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case। ध्यान से सुनना, क्या बताया बेटे। अब मैं एक जगह पर पूरा का पूरा आपको इकट्ठा करके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई सप्लायर गुड्स की सप्लाई करता है तो टाइम ऑफ सप्लाई होने वाला है उसका डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस को इशू करने का जो भी लास्ट डेट है, जो कि सेक्शन नंबर 31(1) में बता रखा है। क्लियर है? इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब भी सप्लाई होती है तो मल्टीपल डेज होते हैं सप्लाई में। भाई, ऑर्डर किसी दिन आया, पेमेंट किसी दिन हो गई, गुड्स की डिलीवरी किसी और दिन हो रही है, इनवॉइस किसी और दिन जारी हो रहा है। तो सरकार ने लास्ट डेट बताया, अगर गुड्स की मूवमेंट होती है, मतलब ऐसा गुड्स जो कि सेलर अपने यहां से उठाकर बायर को सप्लाई कर रहा है, मतलब मूवेबल गुड्स है। गुड्स मूवेबल नहीं, जहां गुड्स की मूवमेंट होती है। गुड्स तो मूवेबल ही होते हैं जिस गुड्स की मूवमेंट होती है, मतलब सेलर अपनी जगह से उस गुड्स को उठाकर बायर को दे रहा है। तो मूवमेंट वाले गुड्स में जिस दिन वो रिमूवल किया गया अपने गोडाउन से, अपनी शॉप से, जो लास्ट डेट रिमूवल की थी वो मान ली जाएगी आपकी डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस की डेट है बेटे मेरे 15/8/23 और गुड्स को रिमूव किया गया था 12/8/23 को। तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? 12/8/2023। ऑल वेल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन मान लो गुड्स की मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। अब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी बिल्डिंग में किराए पर रहता हूं, मैं बिल्डिंग में किराए पर रहता हूं, तो जब मैं किराए पर रह रहा था तो मैंने छत पर एक जनरेटर लगवाया। मेरा काम था, मैंने जनरेटर लगवा दिया। आज मैं खाली कर कर जा रहा हूं घर को, तो मैंने घर के मकान मालिक को ऑफर दिया कि भाई ये जनरेटर यहाँ पर, क्योंकि जनरेटर पूरा सेट करके जाते हैं वो सीमेंट वगैरह से, आपको पता होगा। तो मैंने उसको ऑफर किया, मैंने कहा ये जनरेटर आपको चाहिए तो ले लो। 5 लाख का मैंने खरीदा था, 3 लाख रुपए आप दे देना। मकान मालिक को सौदा अच्छा लगा, उसने 3 लाख रुपए में जनरेटर खरीद लिया। अब मकान मालिक वो जनरेटर लेकर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो मूवमेंट तो गुड्स की हुई नहीं, लेकिन वो गुड्स टेनेंट ने मकान मालिक को जब अवेलेबल करवाया, तो जो अवेलेबिलिटी वाली लास्ट डेट थी वो लास्ट डेट मानी जाएगी। समझ में आ गया? तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो मेरे बच्चे क्या मान ली जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई।
ऑल वेल, क्लियर है? मुझे लगता है मैं आपको ये समझा पाया। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में आरसीएम की। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि रिवर्स चार्ज। अब आपने रिवर्स चार्ज, आपको याद होगा सेक्शन नंबर 9 मैंने आपको पढ़ाया था, 9493, अगर आप लोगों को याद है, जहां पर टैक्स की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट सप्लायर पे नहीं, रेसिपिटेंट पे जो है वो आ जाती है। लाइबिलिटी जीएसटी की पे करने की रेसिपिटेंट पे आ जाती है। क्लियर है? तो यहां पर जीएसटी कौन पे कर रहा है? रेसिपिटेंट। और फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है। तो आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, जब रेसिपिटेंट ने गुड्स को रिसीव करा। फॉर एग्जांपल, रेसिपिटेंट ने गुड्स को रिसीव करा 16 जनवरी 2024। कब किया बेटे? 16 जनवरी 2024, ये जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, मिस्टर बी ने गुड्स को रिसीव किया। और डेट ऑफ पेमेंट, उसने पेमेंट कर दी थी 8 जनवरी 2024 को, मान के चलते हैं। और 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर ने इनवॉइस जारी किया था मेरे प्यारे बच्चे 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2023। ऑल वेल, तो इससे 31st ऑफ डे, 31वां दिन, तो 21 दिन हमारे दिसंबर के हो गए और 10 दिन कब के हो गए? अपने जनवरी के। तो लास्ट डेट क्या होगी? 10 जनवरी 2024, विच एवर इज अर्लियर। तो इन तीनों में सबसे अर्लियर डेट क्या है? 8 जनवरी 2024। तो ये वाली तारीख मान ली जाएगी क्या? टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑल वेल, अब ये कह रहा है इफ ए बी और सी इज नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ये ए वाला पॉइंट, बी वाला और सी वाला पॉसिबल ही नहीं है, मान लो पता नहीं लग रहा कि गुड्स कब रिसीव किया रेसिपिटेंट ने, या डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता लग रही, या 31st डे जो है वो नहीं पता लग रहा, क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस जो है वो जारी ही नहीं किया था। क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस क्यों जारी नहीं किया? उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, उसने इनवॉइस ही जारी नहीं किया। तो हो सकता है ऐसा हो कि पॉसिबल ना हो। तो इस केस में जिस दिन रेसिपिटेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी है, मान लेंगे वो वाली डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है बेटे? समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की, फिर हम सर्विसेज पे जाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का कब होता है? फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई आपका माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या? सेक्शन 31(1). तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब होती है? जब आप, अगर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट है तो जिस दिन आप रिमूव करते हो, और अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन आप अवेलेबल करवा देते हो रेसिपिटेंट को। ऑल वेल, तो इन दोनों में से जो भी आपकी डेट होगी, लास्ट डेट, आखिरी डेट होगी, विच एवर इज अर्लियर वाली डेट होगी, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में है। और रिवर्स चार्ज के अंदर रेसिपिटेंट ने जिस दिन गुड्स रिसीव किया या जिस दिन उसने पेमेंट करी, दो बात हो गई कि कौन सा बेटे? जिस दिन गुड्स रिसीव किया, जिस दिन पेमेंट करी, और 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस जारी करा उसका 31वां दिन आप जोड़ लेना, लास्ट डेट। तीनों में से जो अर्लियर डेट होगी विल बी क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ आरसीएम। उम्मीद है समझा पाया। अब ये कह रहा है पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस। अब मान लो किसी सप्लायर को एडवांस आ गया, लेकिन वो एडवांस अप टू ₹1000 आया, 1000 रुपए तक का एडवांस आ गया। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा? कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑन द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। तो वो सप्लायर के ऊपर है, ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस इन विच सच पेमेंट इज एडजस्टेड। सप्लायर का जो मन करता है, अगर सप्लायर इनवॉइस के अंदर वो एडजस्ट करना चाहता है टाइम, तो इनवॉइस के अंदर कर सकता है। अगर वो नेक्स्ट इनवॉइस में करना चाहता है तो नेक्स्ट इनवॉइस में भी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अमाउंट अप टू 1000 रुपीज का एडवांस होना चाहिए। क्लियर है बेटे? अब अगला टॉपिक आपका ये कहता है वाउचर्स का। अब वाउचर क्या होते हैं? अब वाउचर मतलब कि अब जैसे कि डोमिनोज है, डोमिनोज ने अपने वाउचर जो है वो रिलीज करे हैं
मान लो 2000 रुपए के वाउचर है और डोमिनोज ने वो 1700 रुपीज में वाउचर रिलीज कर दिए। ये भी एक तरीके का प्रमोशनल एजेंडा होता है। क्लियर है? तो डोमिनोज ने ये 2000 वाले वाउचर 1700 रुपए के अंदर जो है वो किसी को दे दिए। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर सरकार ये चीज सोचती है कि भाई जिस बंदे ने वाउचर खरीदे हैं, हमें क्या पता, पहले बताओ कि यहां पर डोमिनोज के वाउचर है, तो जिसने वाउचर लिया वो उस वाउचर को रिडीम करवाने डोमिनोज के अलावा कहीं और जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो यहां पर आइडेंटिफिएबल है, जो भी सप्लाई ऑफ वाउचर है ये आइडेंटिफिएबल है कि भाई बंदा डोमिनोज से ही माल लेकर आएगा। तो सरकार को तो सरकार जानती है कि भाई डोमिनोज के प्रोडक्ट पर जीएसटी का रेट क्या होता है, 18%। मैं मान के चल रहा हूं 18% या 12%, जो भी एक फिक्स रेट होता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई सिंपल सी बात है, 2000 का वाउचर आपने 1700 रुपए का दिया, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये आपका प्रमोशनल एजेंडा है। मेरे को इस 2000 रुपए के ऊपर क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए, वो भी किस टाइम पर? अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो जब इश्यू किया, इश्यू ऑफ वाउचर, जब इश्यू किया, तो जब डोमिनोज ने जिस दिन वो वाउचर इश्यू किया था उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानकर उस वाउचर के ऊपर क्या लगा दी जाएगी? जीएसटी। क्योंकि जीएसटी का रेट गवर्नमेंट को पता है, आइडेंटिफिएबल है, तो फिर गवर्नमेंट उसी दिन लगाएगी। और अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है, अब जैसे कि क्या होता है कि पेटीएम ने कोई वाउचर जारी करा अपने कस्टमर्स को, पेटीएम ने ये वाउचर जारी करा कस्टमर को 4000 रुपए का, जिसमें ऑप्शन दिए गए कि आप इतने सारे स्टोर्स पर जाकर कहीं भी जाके इसको रिडीम करवा सकते हो। अब भाई सबका रेट ऑफ जीएसटी अलग हो, किसी का 18, किसी का 12, किसी का 6% है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट को कि ये वाउचर जब रिडीम होगा तो वहां रेट ऑफ जीएसटी क्या लगना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिडम्पशन करवाते हैं, जो रिडम्पशन होता है, जिस दिन रिडम्पशन किया वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। क्लियर है बेटे? उम्मीद है आपने समझ लिया है। तो वाउचर में ये कह रहा है कि इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, इन अदर केसेस डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। और बचे केसेस में, रेजिडुअल केस में, अगर सप्लाई डिटरमाइन, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो पा रही किसी भी अब सेक्शन में, क्यों नहीं हो पा रही मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं हो पा रही। एक्ट के अंदर ये शब्द नहीं यूज किए गए हैं, लेकिन मैं यहां बताता हूं क्योंकि सप्लायर चोर था, ये टैक्स की चोरी कर रहे थे, ये कुछ ना कुछ घपला कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं पता लग पा रहा टाइम ऑफ सप्लाई, तो इन केस पीरियोडिकल, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप पता नहीं लगा पा रहे, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो क्या आपके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं लगेगा, मतलब आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? ये गवर्नमेंट कह रही है। जिसने चोरी करी वो ये कहता, मान लो कि ये रेजिडुअल केस वाला टॉपिक नहीं होता, तो वो ये कहता भाई आप तो ये कह रहे हो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, तो मैंने तो कोई इनवॉइस जारी नहीं किया, तो मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई तूने इनवॉइस बेशक जारी ना किया हो, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने आपके बिजनेस को देखा है, आपके बुक्स को देखा हुआ है, आपने कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल तरीके से तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? जिस दिन आप अपना पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो उस दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हम मान लेंगे। और इन अदर केसेस अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो इन अदर केसेस जब भी आप पेमेंट ऑफ टैक्स देते हो वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। क्लियर है? दोबारा से बता रहा हूं, अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो वो बता दिया, रिवर्स चार्ज बता दिया, 1000 रुपए का एडवांस बताया, वाउचर बताया। इनके अलावा कोई और सप्लायर है जिसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ करी थी अपने बुक्स में, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। कब, कौन से डे की टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? जब वो पीरियोडिकल रिटर्न अपनी फाइल करता हो। तो वो, अब मान लो रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो फिर जिस दिन उसने टैक्स पे किया वही दिन बोलेंगे, मतलब जो भी उसकी कुछ तो टैक्स लायबिलिटी बनती होगी, उसने कुछ तो सेल की होगी,
तो जब वो उस अपनी सेल पे टैक्स देने गया होगा तो उसको पकड़ के बोलेंगे भाई यही आज ही की तेरी डेट है टाइम ऑफ सप्लाई की। ऑल वेल, समझ में आ गया। तो अब यहां पर कुछ नोट है। नोट ये कहता है, सॉरी नोट से पहले बेटे एक टॉपिक और है, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये बहुत अच्छे से समझना। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि सप्लायर ने बायर को जब माल दिया, मान लो माल था 1,000 रुपए का, क्लियर है। अब माल था 1,000 रुपए का, बायर ने बोला कि भाई मैं पेमेंट करूंगा 7 डेज में। सप्लायर ने बोला जी 7 दिन में पेमेंट आप कर देना, अगर आप 7 दिन में पेमेंट नहीं करते, आपने लेट पेमेंट करी तो आपके ऊपर 100 रुपए की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। क्लियर है, 100 रुपए की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि गवर्नमेंट को अब जीएसटी 1,000 रुपए पे देना है या टोटल 1,100 रुपए में देना है। आप लोग खुद लॉजिक लगा के सोचो क्या है। कई बच्चे मुझे आंसर देते हैं सर सप्लाई तो 1,000 रुपए की हुई है, पेनल्टी पे जीएसटी किस बात का, जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, पेनल्टी एंड सर्विसेज टैक्स पेनल्टी एंड टैक्स तो नहीं है। तो कायदे से तो 1,000 रुपए पर जीएसटी लगनी चाहिए, लेकिन मैं आपको आंसर देता हूँ जीएसटी लगनी चाहिए 1,100 रुपए पर। वो कैसे? अब आपको पता है ना ये दुनिया बड़ी बेरहम है, यहाँ के लोग भी बड़े बेरहम है, खासकर ये जो सेलर्स वगैरह होते हैं, ये लोग अपना एक अलग ही दिमाग लगाकर बैठे होते हैं। अब देखो यहाँ क्या किया, अगर गवर्नमेंट सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट यानी गुड्स के अमाउंट पर ही टैक्स जीएसटी का लेती, पेनल्टी पे नहीं लेती, तो सेलर क्या करता, सेलर बायर को ये बोलता सामान कितने का है, 1,000 रुपए का, मैं बिल बना रहा हूं 100 रुपए का, मैं बिल क्या बना रहा हूं 100 रुपए का। 7 दिन में अगर पैसे तूने नहीं दिए तो तेरे ऊपर पेनल्टी है 900 रुपए की। और असल में सामान 1,000 का ही है, वो पेमेंट जानबूझकर 7 दिन बाद लेंगे और बायर पर पेनल्टी लगाएंगे 900 रुपए की, जीएसटी लगेगा 100 रुपए पर 18%, मतलब 18 रुपए, और गवर्नमेंट का 180 में से 18 रुपए गए, 160 रुपीज 162 का जीएसटी का लॉस होगा या नहीं होगा बेटा। अब देखो यहां पर पेनल्टी लगाकर सेलर बायर का भला भी कर रहा है, सेलर अपना भी भला कर रहा है। अपना भला कैसे, अब बायर कह रहा है यार ये तो बढ़िया है, मेरे को जीएसटी 180 देने थे, अब तो 18 रुपए देने पड़ेंगे, मैं तो सब माल तेरे से ही लूंगा। कुछ आया समझ में? तो गवर्नमेंट इन सारी शातिरताओं को जानती है, तो गवर्नमेंट ने बोला ना भाई ना, मैं तो पूरी की पूरी 1,100 रुपए पर आपसे क्या लूंगा, जीएसटी लेने वाला हूं। ऑल वेल, तो ये क्या कह रहा है तो इंटरेस्ट ऑब्लिक लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन में टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑन द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द एडिशन इन वैल्यू। क्लियर है? और पूरे पे लगेगा, कितने पे लगेगा, पूरे पर। और जिस दिन, अब कब लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन उस बंदे ने पेनल्टी चार्ज की है। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। अब ये नोट है कुछ, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, डेट ऑफ बुक्स, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव का मतलब होता है डेट ऑफ बुक्स एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। मतलब पेमेंट मेरे को रिसीव हुई है, ये बात गवर्नमेंट कैसे मानेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि तेरे को पेमेंट रिसीव हुई है, मैं तब मानूंगा जिस दिन आपके बैंक में क्रेडिट हुई या बुक्स में तुमने जब एंट्री करी, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट रिसीव होगी। और डेट ऑफ पेमेंट आरसीएम के केस में डेट ऑफ पेमेंट एंटर इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट ऑफ डेबिट टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, जो हमने ऊपर आरसीएम वाला पढ़ा था। दोबारा बता रहा हूं, डेट ऑफ पेमेंट देखो जैसे यहां पर आरसीएम में लिखा हुआ है डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। तो ये डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या, डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन रेसिपिटेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी पेमेंट की, या रेसिपिटेंट के बैंक से पैसे डेबिट हो गए, विच एवर इज अर्लियर। ऑल वेल, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, तो बेटा यहां पर क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सॉरी बेटे, यहां पर
एक चीज मिसिंग है, वो एक्चुअली में मिसिंग मैंने क्यों करी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मिसिंग क्या है पहले वो देख लो। डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, इनवॉइस डेट क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नंबर 1, मान लो 4 जून 2023 को इनवॉइस जारी हुआ, लेकिन 2 जून 2023 को पेमेंट मिल गई सप्लायर को, और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस था 10 जून 2023। तो तीनों में से सबसे अर्लियर डेट क्या है? 2 जून 2023। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जितना भी टाइम ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा है ना, ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। मैंने डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट क्यों नहीं लिखा, उसके नीचे देखो यहां पर नोट लिखा हुआ है। आप लोग बोलोगे सर ये वेस्ट क्या है, तो उसके बारे में बताऊंगा। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। अब ध्यान से सुनना, मैंने डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्यों नहीं लिखा, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल तो यही वाली टेक्निक यूज करनी है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आप लोग बोलोगे जब नोटिफिकेशन आई है कि डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं मानेंगे, तो फिर आप ये बता क्यों रहे हो? तो पहले तो इस नोटिफिकेशन को समझाता हूं, एक नोटिफिकेशन और है वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना सबके सब मेरे प्यारे बच्चों। सेक्शन नंबर 12 के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की क्योंकि नोटिफिकेशन समझानी है। हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई तब मारेंगे, ध्यान से देखो, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऑल वेल, ठीक है। सेक्शन 31 कैसे निकलता है? तो अगर गुड्स में मूवमेंट हो रही है तो जिस दिन रिमूव किया, मूवमेंट नहीं हो रही तो जिस दिन अवेलेबल किया। यहां तक ओके। अब बेटे दो नोटिफिकेशन है, एक 66/2017 और एक 41/2017। ये नोटिफिकेशन कह रही है कि रिसिप्ट को, डेट ऑफ रिसिप्ट हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। तो इसका उल्टा 41/2017 कह रही है डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस की डेट है वही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो सर ये जो हमने ऊपर बकवास पढ़ी ये क्यों पढ़ी? आपने हमारा भी समय वेस्ट किया, अपना भी समय वेस्ट किया। तो बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो फिर सर आपने ये पढ़ाया क्यों? वो पढ़ाया इसीलिए क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या सीएमए इंस्टीट्यूट दोनों ये कहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन तो अभी आई है, ये नोटिफिकेशन मान लो विड्रॉ हो गई तो उस समय बच्चा क्या करेगा? सेक्शन तो वही रहेगा, सेक्शन नंबर 12 तो वही है। तब बच्चे को प्रैक्टिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तब मेरा बच्चा जो है वो बिना नॉलेज के रह जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने सीधी सीधी बात बोली है आपको पढ़ना है। क्लियर है बेटे? समझ में आ गई बात? अब आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने, ये इशू, लास्ट डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया? तो अब मैंने आपको गुड्स से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक बता दिया, पूरा का पूरा टॉपिक गुड्स से रिलेटेड बता दिया। फॉरवर्ड चार्ज भी और रिवर्स चार्ज भी हमने बता दिया, हमने वाउचर की बात करी, हमने 1000 रुपए की बात करी, हमने इंटरेस्ट पेनल्टी पे मैंने बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया आपको। क्लियर है? अब चलो जी, अब बात करते हैं सर्विसेज की। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ, यहां पर है सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए ये कह रहा है इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, अगर इनवॉइस को टाइम में इशू कर दिया। अब टाइम क्या है, तो इसके लिए टाइम ऊपर सेक्शन नंबर 31(2) है। यहां पर बेटे आप लोग इसको पूरा कर दो 31(2), 31(1),
ठीक है। तो इनवॉइस के लिए 31(2) क्या कह रहा है, सेक्शन 31 कह रहा है एज पर 31 ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, टैक्सेबल सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या है, कभी कभी क्या होता है बेटा, सर्विसेज हैंड टू हैंड देती है। अब जैसे मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे देखा, इमीडिएटली मेरे को कंसल्टेंसी दी, मेरे से पैसे लिए, इमीडिएटली मेरा बिल रेज किया। और कभी कभी होता है हमारा क्या, प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मतलब जब सर्विसेज मेरी कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। कॉन्टिन्यूटी क्या, यानी कि मैं आपको सर्विस, जैसे कि मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं, तो एक दिन में तो जीएसटी खत्म नहीं होगा, जीएसटी खत्म हो रहा है मान लो 2 महीने के अंदर। तो अब मैं इस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मानू, इसको मानू, इसको मानू, इसको मानू, या किसको मानू। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस है, मतलब जब सर्विस खत्म होने की लास्ट डेट है, मान लो जीएसटी खत्म हो रहा है इस दिन 31 अक्टूबर 23 को, तो उसके 30 दिनों के अंदर, उसके विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस जारी कर देना, वो आपकी लास्ट डेट होगी। बात समझ में आ गई। उसके 30 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस जारी कर देना, क्लियर है। और अगर आप बैंकिंग या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको दिन थोड़े से बढ़ा दिए, इन केस ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 45 दिन दे दिए हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल इशू द इनवॉइस। समझ में आ गया। तो क्या है, जिस दिन मैंने सर्विसेज दी है उसके 30 दिन के अंदर, मान लो मेरी सर्विसेज है 4 अगस्त, या अभी का मान लेते लास्ट महीने का 4 जनवरी को 24 को मेरी सर्विसेज है, तो इसके विद इन 30 दिन में मुझे इनवॉइस जारी करना है। और अगर नहीं करता तो 4 जनवरी से 30 दिन जोड़ लेना, वो मेरी लास्ट डेट होगी। यहां तक ओके। और मान लो मेरा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, मतलब सर्विस काफी 10, 15, 20 दिन, 25 दिन में खत्म होने वाली है, तो जब सर्विस खत्म होने की लास्ट डेट हो उसके 30 दिनों के अंदर, जो लास्ट डेट ऑफ खत्म होने की सर्विस है उसके 30 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस जारी करना है। लेकिन अगर बैंक हो, आपको इंश्योरेंस कंपनी हो, तो आपको 45 डेज का टाइम मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये देखो, ये कह रहा है इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, अगर विद इन टाइम किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो रिसिप्ट के बारे में हमने बात कर ली है, रिसिप्ट के बारे में मैंने नोट लिखा है। डेट ऑफ पेमेंट रिसीव मतलब जब आपने बुक्स में एंट्री करी या आपके बैंक में क्रेडिट हो गए, विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट के बारे में आरसीएम में डेट ऑफ पेमेंट एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो अब ये कह रहा है अगर इश्यू नहीं किया विद इन टाइम में, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ये क्या कहता है सर, अगर इश्यू इनवॉइस आपने विद इन टाइम में नहीं किया, जो भी आपके पास समय है, लास्ट डेट भी है, आपने तब भी नहीं किया, तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट जो आपकी रिसीव्ड हो रही है विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है। तीसरा कह रहा है अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन ना तो ए में हो रही है ना तो बी में हो रही है, सबसे सिंपल डेट व्हेन रेसिपिटेंट शो रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स। ठीक है, जब भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाता है वो लास्ट डेट मान ली जाएगी। अब बेटे आरसीएम के केस में बहुत आसान है। आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में सिंपल टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन रेसिपिटेंट ने पेमेंट करी और जिस दिन सप्लायर ने बिल काटा था, सप्लायर ने जब इनवॉइस दिया था उसका 61st डे, जिस दिन रेसिपिटेंट ने पेमेंट करी और सप्लायर का 61st डे विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है, यहां देखो। और यहां पर भी वही कह रहा है अगर कुछ भी फाउंड नहीं हो पा रहा तो देन ऐसी सिचुएशन में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा हुआ।
अब ये कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब मान लो कि कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, वो हमें कुछ सप्लाई कर रहे हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आप सब समझते हो, रेगुलर क्लासेस में बताया है मैंने। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में करी है, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? यानी कि मेरे किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने मुझे जब सर्विसेज दी तो मैंने उसको पेमेंट करी होगी और मैंने एंट्री करी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले की डेट होगी वो मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है बेटे, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई का। अच्छा, मैंने ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया, ये सिर्फ रिवीजन थी। तो वो बच्चे जो पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है, वैसे मैंने प्रयास किया कि उनको भी दिक्कत ना हो सकता है उनको कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आई हो, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन है बेटे तो 100% हो नहीं सकता। कोशिश करी थी पूरा का पूरा बताने की, बट आई होप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप जितने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के अंदर मिस्टर मार्श एंड वर्ष ट्रेडिंग कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो जीएसटी पे करता है फॉरवर्ड चार्ज में। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालो बेटे। गुड सप्लाई हुई है 3 अक्टूबर 2023 को, इनवॉइस इशू हुआ है 5/10 को और पेमेंट रिसीव हुई है 9/10 को। क्लियर है? क्या कह रहा है, गुड्स सप्लाई हुआ 3/10 को, इनवॉइस 5/10 और पेमेंट 9/10। सिंपल है, जो सबसे अर्लियर डेट है वो हमारा क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो अर्लियर डेट आपका क्या है, 3/10, तो 3/10 विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो लिखा है एज पर सेक्शन 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू और डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट। यही मैंने आपको अभी बताया। एज पर सेक्शन 31(1) ऑफ द एक्ट, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल इशू इनवॉइस बिफोर रिमूवल और अवेलेबल। तो ये वाला सिचुएशन है ही नहीं, तो मैंने ये पूरी तीनों डेट लिख दी। इशू ऑफ इनवॉइस कब का है, 5/10 का। लास्ट डेट के बारे में कुछ नहीं है, गुड सप्लाई किया है 3/10 को और पेमेंट रिसीव हुई है 9/10 को, तो 3/10 विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट कहता है, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू टी एंड कंपनी शोलापुर ऑन 18 अगस्त 2023 फॉर सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स टू मेक गारमेंट। कंपनी ने डिलीवर्ड करा फैब्रिक 4 सितंबर को, डिलीवरी कब हुई, 4 सितंबर। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इशूड द इनवॉइस ऑन 15 सितंबर 2023। इनवॉइस क्या हुआ, 15 सितंबर। पेमेंट रिसीव हुई है 30 सितंबर को। तो बेटे टाइम ऑफ सप्लाई निकालो तो अर्लियर 4 सितंबर का। क्लियर है? तो अभी मैंने इसके अंदर कुछ एक दो बातें और हैं सेक्शन 31 की, जैसे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। वो हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ, वो नहीं बताया, लेकिन याद आ गया मुझे, बता देता हूं। अगर अप्रूवल बेसिस पर गुड्स जो है वो दिया है मैंने, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, मैं जब अप्रूवल बेसिस पर गुड्स दे रहा हूं तो जिस दिन मैंने इनवॉइस जारी करा, ठीक है, और 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब अप्रूवल बेसिस पर मैक्सिमम टाइम 6 महीने का होता है। मान लो पेमेंट रिसीव 6 महीने से पहले होगी तो वो टाइम ऑफ सप्लाई है। मान लो इनवॉइस 6 महीने पहले रिसीव, 6 महीने खत्म होने से पहले रेज हुआ है तो वो होगी। और ना तो इनवॉइस रेज हुआ ना पेमेंट आई 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने की लास्ट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में क्या होता है, जब जब पेमेंट आती रहती है वो हमारी डेट ऑफ इनवॉइस मान ली जाती है। क्लियर है जी? चलो 2 क्वेश्चन हुए। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस। तो देखो डेट ऑफ रिमूवल, सब इंडिपेंडेंट केसेस है, एक एक करके करते हैं। डेट ऑफ रिमूवल 1 अक्टूबर है, मतलब ये लास्ट डेट है। डेट ऑफ इनवॉइस 2 अक्टूबर है। डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल 3 अक्टूबर है और पेमेंट आई है 15/11 को। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, यहां पर गुड्स है तो डेट क्या थी, मैंने क्या बताया, यहां पर देखो बेटे रूल क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट।
और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इशू ऑफ इनवॉइस क्या है 2/10, लास्ट डेट क्या थी 1/10, पेमेंट रिसीव हुई है 15/11 को। तो यहां पर मेरे बच्चे 1/10 विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? 1/10/2023। अब सेकंड ये कह रहा है डेट ऑफ रिमूवल है 3/10, मतलब लास्ट डेट 3/10 है, इनवॉइस लेकिन 1/10 को आ गया था, पेमेंट देखो कब आई 25/11 को, तो 1/10 विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। और डेट ऑफ रिमूवल 4/11 है, डेट ऑफ इनवॉइस 4/11 है, पेमेंट 1 अक्टूबर को आ गई, मतलब पेमेंट जल्दी आई है। नोटिफिकेशन को अभी नहीं मानना, 41/2017 वो नोटिफिकेशन आपको नहीं मानना। अभी आप फिलहाल 4/11 को 4/11/2023, 4/11/2023, तो 4/11 को आपका क्या हो जाएगा, विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है बेटे? तो ये थी 1 अक्टूबर 2023 को आपको डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट आई है। डेट ऑफ इनवॉइस आपका 4/11/2023 है, डेट ऑफ रिमूवल आपका 4/11/2023 है। तो अब आपको क्या लेना है आंसर में 4/11/2023। क्यों? टाइम ऑफ सप्लाई इज द इश्यू ऑफ इनवॉइस, एडवांस रिसिप्ट इज नॉट लाइबल टू बी टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट बाय नोटिफिकेशन नंबर 662017। ठीक है? तो 66/2017 क्या कहती है, अगर आपने कोई एडवांस रिसीव करा है तो एडवांस को आपको नहीं मानना, क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। और 41/2017 क्या कहती है कि इनवॉइस बेसिस पर ही सब कुछ होगा, इनवॉइस बेसिस को आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट इसको मानने से क्या कर रहा है, मान रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भाई कल को ये नोटिफिकेशन वापस हो जाती है तो बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने बेटे ये क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वही नोटिफिकेशन वाला क्वेश्चन होगा 66/2017 वाला। आर एक मैन्युफैक्चरर और मशीन है, एडवांस रिसीव कर रहा है इतने का, 15 अक्टूबर 2023 को, एडवांस पेमेंट 16 अक्टूबर 2023 को आई है और क्रेडिट हुई है 18 को। द मशीन इन मैन्युफैक्चर एंड आफ्टर अप्रूवल हैज बीन डिलीवर्ड टू द बायर ऑन, डिलीवर्ड कब हुई 25/10 को, और इनवॉइस रेज हुआ है जिस दिन रिमूव किया, मतलब 25/10 को। इसीलिए एडवांस की डेट उससे पहले हमें उस एडवांस की डेट का कुछ भी नहीं करना। ऑल वेल? तो यहाँ पर 25/10/2023 विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ये कहता है कि अगर कोई एडवांस आपको रिसीव हुआ है तो वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर 41/2017 ये कहता है कि डेट ऑफ इनवॉइस ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि मेरे बच्चों को सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कभी भी विड्रॉ हो सकती है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे बेटे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए, 1-2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आई होप मैं आपको ये वाला चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई का जो है वो एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है बेटे? तो जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और चैप्टर के साथ में, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।